नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक लेके जाया जाता है। जो कि सबसे पहले आपका एक्सवेशन आता है, एक्सवेशन के बाद पीसीसी आती है। अब आज का आप सोच रहे होंगे कि आज का वीडियो किस टाइप का होने वाला है या फिर कैसे होने वाला है। तो जब आप शुरू में इनिशियल साइट आपको मिलती है दोस्तों, जब आप प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, मैनेजर लेवल पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। खासकर वो चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी पड़ती हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सेज से लेके, मेन पावर से लेके, एवरी एक्टिविटी तक आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इनमें सबसे पहला जो आता है, जो आपके पास कॉस्ट एस्टिमेशन का आता है दोस्तों, कि जैसे कौन कौन से कॉस्ट आप कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं आपको एक नई प्रोजेक्ट मिली, नया बिल्डिंग मिला, आप कौन कौन से कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे और कौन कौन से कॉस्ट को एक्सक्लूड मीन्स छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। और कितने टाइप के हैं, कैसे क्या किया जा रहा है, ये सारी बातें आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब देर न करते हुए दोस्तों, अभी आपने देखा कॉस्ट एस्टिमेशन, और कॉस्ट एस्टिमेशन में सबसे पहले आता है मेन कॉस्ट। मेन कॉस्ट में क्या कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ये आपने देख लिया दोस्तों प्रीवियस वीडियो में, ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपके 7 तरह के होते हैं, कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं। फिर होता है इंसिडेंटल कॉस्ट। तो इंसिडेंटल कॉस्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी जो है फिलहाल इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे कंसीडर आप कर सकते हैं और आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को किफ़ायती बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंतर्गत वो 7 अलग अलग कॉस्ट्स कौन से आते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए जब आप इनिशियल साइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। या फिर ये नॉलेज इसलिए दी जा रही है दोस्त कि आप जब भी काम करने जाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि काम कर दिया और काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, बट कॉस्टिंग की बात आती है तो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखे हैं कि थोड़े से डाउन पोजीशन पे रहना पड़ता है जब कॉस्टिंग पूरी अच्छी तरह से नहीं कंप्लीट होती है। तो अब इसमें सबसे पहला होता है दोस्तों बैंक गारंटी चार्जेस। जैसे जो कमीशन होता है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, बीजी एंड बीजी अगेंस्ट मोबिलाइजेशन, एडवांस रिटेंशन। अब बैंक गारंटी क्या होती है दोस्तों कि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं तो बैंक गारंटी मीन्स बैंक को आप कुछ अपना पेपर देते हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट तौर पे या कुछ उसके तौर पे बैंक आपको फाइनेंस करती है जिससे आप प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। तो ये भी बैंक गारंटी जो चार्जेज हैं उनके क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी। सेकंड जो बात आती है इंटरेस्ट चार्जेज। अब इंटरेस्ट चार्जेज में इंटरेस्ट ऑन ईएमडी होगा, मोबिलाइजेशन एडवांस होगा एंड रिटेंशन होगा। मोबिलाइजेशन एडवांस मीन्स सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला 25 करोड़ का और क्लाइंट को आपने बोला कि सर हमें 25 करोड़ में 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम मशीनरी मोबिलाइज करेंगे। तो ये जो होगा एडवांस पेमेंट, ये कहीं ना कहीं आपके बिल से इसकी भी कटौती होगी जो 1 करोड़ आप एडवांस मोबिलाइजेशन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है कि कितना लेना है, कैसे करना है। थर्ड जो चीज़ आती है दोस्तों, इंश्योरेंस चार्जेज होता है। अब कहेंगे इसमें कौन सा इंश्योरेंस होता है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं दोस्तों। जैसे आप वर्कर से काम करवाते हैं, वर्कर का इंश्योरेंस होता है। स्टाफ्स जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका इंश्योरेंस लिया जाता है। फिर आता है प्रीमियम पेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी कॉन्ट्रैक्टर की जो रिस्क पॉलिसीज़ हैं इंश्योरेंस की, उसको इसमें इंक्लूड करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन के लिए आपको क्या कंपेंसेशन देने हैं किसी इंसिडेंट में या फिर किसी रिस्क एनालिसिस के तौर पे, या जब कुछ घटना घटती है तो। फिर आता है पॉलिसीज़ जो हैं आपके पास, डिज़ाइन इंश्योरेंस भी होता है दोस्तों। आजकल जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनका डिज़ाइन इंश्योरेंस भी लिया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंश्योरेंस चार्जेज में इंक्लूड की जाती हैं। फोर्थ जो आता है प्रोविडेंट फंड चार्जेज। अब प्रोविडेंट फंड सब लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी वर्कर काम करता है वो 15,000 से यदि उसकी ऊपर सैलरी है तो निश्चित है कि उसको ईपीएफ में योगदान देना है, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ईपीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ प्रोविडेंट फंड चार्जेस लिखा हुआ है ऑफ स्टाफ एंड लेबर्स। सबको आपको कैलकुलेट करना है कि आपके यहाँ वो सारी चीज़ें जो प्रोविडेंट फंड में कॉस्ट जाएंगी वो कितनी जाएगी। फिफ्थ जो आता है लेबर लाइसेंस चार्जेस। अब कभी भी आप काम करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों। बहुत जगह आपने सुने होंगे कि लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं और वो लेबर लाइसेंस चार्जेस जो होते हैं
वो एक्वायर्ड लेबर लाइसेंस का होता है, मीन्स 2 साल 3 साल जितना भी होता है इसके रिन्यूअल होते हैं और उसके चार्जेस क्या होते हैं, ये सारे भी इस कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आता है। सिक्स्थ जो है डिजाइन कंसल्टेंसी चार्जेस। अब डिजाइन कंसल्टेंसी चार्जेस लाइक चार्जेस ऑट कंसल्टेंट फॉर डिजाइन। अब ज़्यादातर केसेस में आपने नाम सुना होगा, जैसे TCS हो गई या और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कंसल्टेंट के तौर पे डिज़ाइन को बनाती हैं और डिज़ाइन देके ड्राइंग बनाती हैं। ड्राइंग बनाने के साथ साथ उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्क को एग्जीक्यूट करने के दौरान कुछ यदि प्रॉब्लम आती है डिज़ाइनिंग सेक्शन में तो उनको भी वो सुधार करके देती हैं। तो ये उनके भी चार्जेस होंगे, निश्चित है। जब आप कंसल्टेंट रखेंगे, कोई थर्ड पार्टी रखेंगे तो वो भी चार्जेस लिए जाएंगे, वो चार्जेस भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे और आपको ऐड करना है। फाइनल और लास्ट जो कॉस्ट कंटेंट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का वो है टैक्सेस। और टैक्सेस में देख सकते हैं दोस्तों क्या आता है, वैट आता है, सर्विस टैक्स आता है, सेस आता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कि आप कितना GST दे रहे हैं, IGST कितनी पड़ रही है, क्या कितने सारे टैक्सेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, वो सारी कॉस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा है दोस्तों कि मटेरियल कॉस्ट भी आपको बताया गया है, मेन कॉस्ट भी बताई गई, डायरेक्ट कॉस्ट भी बताया गया और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपको बताया गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको कॉस्टिंग में ध्यान देनी पड़ती हैं दोस्तों। और जो नेक्स्ट पार्ट है इंसिडेंटल कॉस्ट का, इंसिडेंटल कॉस्ट में कब किस कंडीशन में कितना क्या वैल्यू कंसिडर किया जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब मुझे इस वीडियो से विदा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।